वेरी गुड मॉर्निंग बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान के चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केटीजी एंड रेडिएशन। इसमें लेक्चर नंबर हमारा 9 नंबर का, मतलब आज हम लोग इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली क्लोज करने की कोशिश करने वाले हैं। थोड़ा लेंथी भी हो सकता है लेक्चर, ज्यादा नहीं, बहुत नहीं बड़ा होने वाला, लेकिन अच्छा खासा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, साथ में स्टेफन्स लॉ भी देखने वाले हैं। ये सभी चीजें अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया, श्योर एंड शॉर्ट बच्चों में बताऊंगा आपको विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टेफन्स लॉ या स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरह से, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज की वीडियोस को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ग्राफ के बारे में बताने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कोई ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है, उसका काम क्या है। जितने रेडिएशन आगे, जितनी हीट आगे, उतने को खा लेना, मतलब ऑब्जर्व करना। सही बच्चों, जितनी बॉडी, एक क्रिचर्स लॉ देखा था, याद होगा, मैंने प्रूफ भी दिया, A = E, मतलब जितना ऑब्जर्व हो गया उतना ही इमिशन भी होने वाला है। वाह वाह वाह, मतलब जितने खा लोगे उतना ही काम करोगे, उतना ही इमिशंस होगा। मतलब कोई बॉडी, और सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेटिव पावर किसका ज्यादा है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। याद होगा आपने, मैंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पढ़ाया है। मैंने क्या पढ़ा था, A + R + T = 1। सही है भैया, मैंने बोला था कि R और T ये दोनों 0 रहे तो A = 1, और इसी बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा था। जैसे कि स्टार के बारे में, स्टार कौन सा सर, हमारा स्टार है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी भैया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो जितना वो ऑब्जर्व करेगा उतना ही इमिशंस करेगा, लेकिन कब उसको, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा वो इमिशंस करता रहता है। उस बॉडी को गर्म करो गर्म करो गर्म, उतना ज्यादा इमिशंस करता रहेगा। वो जो रेडिएशंस ऑब्जर्व किए थे वही इमिशंस करेगा। एक बात बताता हूं भैया, आप लोगों को पता हो नहीं, मुझे पता नहीं। अगर किसी ने, जैसे कि गैस के ऊपर, यहां पे समझो गैस है, गैस चालू कर दिया, और किसी ने परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर टेम्परेचर दिया, तो उससे ज्यादा रेडिएशंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी इमिशंस करेगी। किससे, गैस से भी ज्यादा। मैं एक के साथ बोलता हूं, श्योर एंड शॉर्ट करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली बॉडी कौन सी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो भी होगी। ठीक है, उसको अगर टेम्परेचर दे दिया तो उसका इमिशन भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा रेडिएशन बाहर डालेगी। बात समझ में आ रही है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग ऐसे ही एक ग्राफ निकालेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब थोड़ा सा एक इमिशन का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ऑलरेडी, जो याद होगा आप लोगों को। अगर इमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यहां पे R इस्तेमाल किया था ना, हम लोग E इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। Q/ET, याद है भैया, अरे Q/ET, यही हमारे पास इमिसिव पावर बोलते, इसको इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक बात बोलता हूं, Q/T ये ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अरे यार, पावर को क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में है, और ये टाइम है, तो इसी को मैं पावर लिख सकता हूं, पावर। ठीक है, तो कभी कभी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या, इसी फार्मूले को ऐसे भी बोलते हैं, पावर पर यूनिट एरिया। तो ये इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या रेडिएंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां पे रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया बोला तो लोग कंफ्यूज होते हैं, या दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि Q/T ये पावर है, तो रेडिएंट पावर बोलना, पर यूनिट एरिया बोलना, और Q/AT बोलना क्या गलत होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, सबका मीनिंग सेम है। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसलिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब सबसे मेन
आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी ब्लैक बॉडी जितने हीट करोगे उतना उसका रेडिएशंस ज्यादा, वो ज्यादा इमिसिव पावर ज्यादा होगा, ज्यादा इमिशन करेगा वो चीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो बॉडी ज्यादा रेडिएट, जो रे आए थे वो ज्यादा रे बाहर भी डालेंगे, जो रे आए थे ऑब्जर्व कर लिए उतने ही वो बाहर डाल देगी। बात समझ में आ रही है? मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यहां पे समझो मैंने एक काम किया है कि 1000 केल्विन में टेम्परेचर लिया, तो मैंने देखा कि यहां पे 100 रेडिएशन बाहर गए, या 100 रे बोलेंगे ऐसे आपके हिसाब से। मैंने किया 200 केल्विन, तब मैंने देखा कि 200 रेज यहां पे बाहर गए, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन से रे था वो यूनिफॉर्म नहीं था। कैसे था? डिफरेंट था, यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब मैं बताऊंगा, देखो ये है आपका रेडिएशंस, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझे? चलो, हाँ, मेरा कहना यह है कि यहां पे रेडिएंट पावर दिखाए, इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। देखो इसी को आप लोग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में दिया है सर, तो ये Q/AT ही मतलब है सबका, P/A ही मतलब है सबका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो रेडिएंट आपकी बुक्स में लिखा है ऐसे, ठीक है, इसको सीधा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कहा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सही में यही है भैया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्ड आता है, ठीक है। यहां पे आपकी वेवलेंथ है। क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है? एक्स रे, गामा रे, यूवी रे पता है आप लोगों को? बस यही है यहाँ पे वेवलेंथ। वेवलेंथ पहले इधर बढ़ते जा रही, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ है, पता ना? तो वेवलेंथ बढ़ते चली जाती है। जैसे कि आपको पता है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे जो भी है ना, यहाँ पे गामा रे होंगे, यूवी रे, एक्स रे, विजिबल रेज हो सकते हैं, है ना, जो भी होंगे देख लेना। आपने अगर क्लास 11 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन नाम का जो चैप्टर है 11 की अगर आपके पास बुक्स है तो मैं आपको बुक्स नंबर भी लिखना देना चाहता हूं, ये पेज नंबर देख लो, आपको यहाँ पे जो भी गामा रे, एक्स रे, यूवी रे है ना, सभी रेज मिलेंगे। मतलब वेवलेंथ बढ़ते जाती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये क्यों है? देखो एक बात दोबारा मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने 11th में साउंड नाम का चैप्टर पढ़ाना चालू किया है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंस है क्या? ये तो n इज इक्वल टू v/λ। n कौन है? फ्रीक्वेंसी भैया, ये फ्रीक्वेंसी। ये कौन है? वेव की लेंथ है, और ये स्पीड ऑफ वेव। बात समझ में आ रही है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां वेवलेंथ इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है, ये वेवलेंथ इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज होगी, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो मैंने क्या बोला, वेवलेंथ इंक्रीज होने का ये है। चलो मैं एक काम करता हूं, मार्कर ये अलग इस्तेमाल करता हूं, ये है मेरा, और ये जो रेड है ये फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा होगी, वेवलेंथ इधर ज्यादा। अब बोलेंगे फ्रीक्वेंसी का और इसका क्या रिलेशन है? आई विल रिपीट भैया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, हम लोग देखने वाले ये एक फार्मूला न्यू एच ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर है भैया, आपको फिजिक्स 2 में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, पहले चैप्टर था इलेक्ट्रॉन फोटॉन। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। हम लोग एनर्जी के बारे में तो भी पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ना मतलब उसकी एनर्जी बढ़ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी भी होती है। चलो तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कि यहां पे मैंने देखा कि 1000 केल्विन पे 100 रेडिएशन बाहर आ रहे, 2000 केल्विन पे 200, 3000 पे एक मान रहा हूं, देखो ये आर्बिट्री वैल्यूज है, ये कोई फिक्स नहीं है। 300 रेज बाहर आ गए, समझो मैं इस पेन को मार्कर को गर्म कर रहा हूं, मैंने देखा पहले 1000 केल्विन किया तो 100 रेडिएशन बाहर आ गए, इमिशन हो रहा है रेस का, क्योंकि इसने ऑब्जर्व भी किया ना, ये ऑब्जर्व भी कर रहा है, ये ब्लैक बॉडी कंसिडर करो। 2000 केल्विन किया टेम्परेचर
तो मैंने देखा कि 200 रेडिएशन बाहर आ रहे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेडिएशन बाहर आ रहे, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे। मतलब कैसे, देखो कुछ यहां पे थे इस वेवलेंथ पे, क्योंकि ये मिक्सअप वेवलेंथ है, कुछ यहां पे हो गए, 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 कुछ यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा आपके इसके बुक्स में जो ग्राफ है उसके हिसाब से। तो ये जो ग्राफ है मैंने देखा, ये ग्राफ को कनेक्ट करो। इसका मतलब क्या है सर, समझा दो पहले। इसका मतलब ये, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 100 रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ थी, तो मैंने देखा है कि यहां पे 10 हो रहे थे। ठीक है, ओके, इससे भी छुट्टी निकालता हूं। ठीक है, देखो ये अब अच्छा लग रहा है। देखो यहां पे देखा था मैंने 5 रेज इस वेवलेंथ पे, इस पे 20 थे, समझो 5 है, 10 है, 15 है, यहां पे एकदम से 80 हो गए। सबसे पीक यही है ना, जहां पीक हो वहां निकालना, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पीक, मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली जो लाइट थी, जो रेस थे, सबसे ज्यादा यहां पे रेस। इसी को हमने लैम्बडा मैक्स कहा है भैया। लैम्बडा मैक्स मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है। आपके हिसाब से जो है यहां पे 3000 केल्विन टेम्परेचर से देखा मैंने कि मेरा जो ग्राफ है ये ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहां पे कुछ वेवलेंथ होगी और यहां पे मेरी इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी होगी। ठीक है, बाद में मैंने टेम्परेचर बढ़ा के देखा। ठीक है, इसको लैम्बडा मैक्स भी कहते हैं। लैम्बडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, आई विल रिपीट, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। वहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाले रेट जो है, ज्यादा से ज्यादा रेट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 15 है, यहां पे डायरेक्ट 80 मिल गए। बाद में एक मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के बाद मैंने देखा कि ग्राफ नीचे 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 उतर रहा है। ठीक है, दूसरा जैसे कि ये, मतलब देखो ये शिफ्ट हो रहा है इधर। यहां पे आपके इसमें जो भी टेम्परेचर दिया होगा, मेरे ख्याल से 4000 केल्विन दिया है आपके बुक्स में, है ना, यहां पे एक ग्राफ मिला। बाद में मैंने देखा कि और देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसे देखो शिफ्ट हो रहा है थोड़ा, है इधर, मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं यहां पे, ये टेम्परेचर बढ़ाने से मुझे ये बात मिली यहां पे कि मेरा जो ग्राफ है उसका जो पीक वैल्यू है, जो पीक वैल्यू है ये चेंज होते जा रही है, बढ़ते, मतलब इसी को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका पीक यहां पे आ गया, बाद में टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ कम हो रही है, और हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये भी बोल सकते हैं कि इसकी देखो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वेवलेंथ कम हो रही है, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ इधर बढ़ती है ऐसे, मतलब ये जो वेवलेंथ है, अगर आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा तो वेवलेंथ अगर आप लोग देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 6 × 10⁻⁻13 × 10⁻10 ऐसे गामा रे, एक्सरे सबकी दी वाली है, उनके बुक में हमको बताया है। 233 पेज नंबर चेकआउट करो, तो ये शिफ्ट होगा। और मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका पीक और भी देखा हमने शिफ्ट हो रहा है। देखो इसका पीक पॉइंट, इसी को लैम्बडा मैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है, देखो यहां पे इंटेंसिटी 0 होगी, यहां पे बढ़ती होगी 10, समझो जो भी यूनिट नहीं लिख रहे हम, यहां पे 30, 40, 50, मतलब इंटेंसिटी बढ़ते 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 जा रही है। देखो यहां पे इंटेंसिटी कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे ये है। बस समझ में आ रही है, मतलब आपका जो लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स मतलब वेवलेंथ नहीं है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये बढ़ती जा रही है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे जो रेडिएशन है वो नंबर्स ऑफ रेडिएशन बढ़ रहे हैं, और एक जगह पे कहीं मैक्सिमम मिल रहे हैं। इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मैं ग्राफ निकालता था ऐसे, इन कांस्टेंट रहता, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी रहता डायरेक्टली तो हम लोग ऐसे ग्राफ निकालते थे। लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये जो रे बाहर आ रहे हैं एक पॉइंट पे मैक्सिमम है कोई ना कोई, तो वो मैक्सिमम यहां पे, मतलब वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोगों को ज्यादा मिलेगी, तो इसी को हमने लैम्बडा मैक्स कहा है। उस वहां पे और वेवलेंथ कम हो रही, उल्टी देखो
वेवलेंथ इधर इधर लेफ्ट तरफ से आपकी साइड ये शिफ्ट होते 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 इधर 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 शिफ्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे आपके बुक्स में मेरे ख्याल से ये वाला है केल्विन 550 सॉरी, है ना। ऐसे बढ़ते 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 हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो हम लोगों को यहाँ पे जो मतलब फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी तो भी बोल सकते हैं हम लोग, या इंटेंस बढ़ रही है, लाइट की क्या बढ़ रही है, इंटेंस बढ़ रही है। आपकी इसमें दिया है लैम्डा मैक्स, मतलब वो नहीं है कि वेवलेंथ इंक्रीज होना, नहीं, वेवलेंथ तो हमारी कम कम होते जा रही है। यहाँ पे तो कहीं विजिबल लाइट भी मिलेगी, आपके बुक्स में दिया है विजिबल, क्योंकि विजिबल बीच में आती है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, डी वाले है, ऐसे बढ़ते बढ़ते गामा रे, एक्सरे, है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट होते होते विजिबल कहीं तो ऐसे मिल जाती है, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे विजिबल। तो यहाँ पे वेवलेंथ विजिबल की पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ उल्टी कम हो रही है। हम लोग इसीलिए एक लॉ भी देखने वाले, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या? विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो ये 3000 टेम्परेचर पे जो हमारी, समझो इसी को मानेंगे हम लोग कि इसको 3000, 4000, 5000, तो वहां पे 100 रेज बाहर आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक मैक्सिमम रेज यहां पे होगी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? यहां पे देखा मैंने बाद में 200 रेज बाहर आ रहे थे, तो यहां पे एक पीक पॉइंट मिल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होने के कारण हो रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। और टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने 5000 किया, वैसे इसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो ये जो है इंटेंसिटी बढ़ने से मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एक बात बता रहा हूं आपको। और ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो रहा है धीमे 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 धीमे, मतलब लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। कोई टेंशन है? जो पॉइंट है वही हो गए, यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, रेडिएट पावर इमिटेड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द वेवलेंथ। पहले क्या हो रही थी, वेवलेंथ इंक्रीज हो, देखो मतलब जैसे जैसे यहां पे एनर्जी इंक्रीज हो रही थी या इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, वैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी। बात समझ में आ रही है ना? बाद में वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है, सही है, लेकिन हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। पहले हो रही थी, इधर देखो, इधर देखो, यहां तक, बाद में डिक्रीज है। पहले इंक्रीज, बाद में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी बाद में डिक्रीज हो रही है। तो एक मैक्सिमम एक इंटेंस मिल रहा है, इंटेंस मिल रहा है यहां जो भी मिल रहा है, देख लेना, आप लोगों को देखना है तो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये अगर टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालना है तो इस ग्राफ का एरिया से निकालते हैं। ये जो एरिया दिखा है कोई से, वो बाद में हम लोग स्टेफन लॉ में देखने वाले। इसी से बच्चों हम लोग लॉ पढ़ने वाले, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा लॉ? विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ? इसी से बच्चों अगर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन बेसिस पे अगर देखते हैं, तो मैंने देखा यहां पे कि सर क्या हो रहा है, तो हमने देखा यहां पे क्या टेम्परेचर पहले जैसे कि एक कंसीडर कर रहा हूं मैं 2000 केल्विन, जो भी पकड़ना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे टेम्परेचर देखा इतना था, तब लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो थी वो क्या हो रही थी, वेवलेंथ की बात करो मैं, वेवलेंथ मुझे 1.5 10⁻⁻⁶ कुछ तो थी, होगी ऐसे, एक अंदाज पकड़ रहा हूं, ठीक है ना, या आर्बिट्ररी, ये कोई आपको समझाने के लिए वैल्यू दे रहा हूं। बाद में मैंने 3000 केल्विन पकड़ा, तब मैंने लिया 1, ये क्यों ले रहा हूं मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बाद में मैंने क्या किया, 4000 केल्विन ले ली टेम्परेचर, तब मैंने 4/3 नहीं 3/4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर ऐसे वैल्यू दे दी। तो मुझे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पकड़ना है यहां पर। अगर आप लोगों ने देखा होगा, इन दोनों का कैलकुलेशन देखो, मतलब इसको कहेंगे हम लोग पहले वाले को λ1, इसको λ2, λ3, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर किया जाए तो 0.75 है, हाँ करेक्ट है, -6 मीटर। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, देखो दोनों का 3 मिल रहा है, सही ना, सही है, इनका भी 3 मिलेगा, इनका 20 है ना, और हाँ इसका भी 3 मिल रहा है। मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो यहां पे λ1 टेम्परेचर T1, देखो ये λ1 ये T1, इनका भी कैलकुलेशन है। मतलब मैंने जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे लैम्डा को कम कर रहा हूं, वेवलेंथ कम हो रही, देखो शिफ्ट हो रही, मतलब इधर कम कम होते जा रही है,
क्योंकि वेवलेंथ बढ़ने का ये है और फ्रीक्वेंसी का ये, ध्यान देना। वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो आपके बुक्स में भी दिया है, जो भी 500, 1000 है ना, 1500, 2000 जो भी दिया वाला है, देख लेना यहाँ पे। तो मैंने देखा कि ये और ये बाद में देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन वेवलेंथ कम हो रही है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ये सभी वैल्यू सेम मिलेगी। T3 इज इक्वल टू सबका कांस्टेंट आंसर मिलेगा, कहीं पे भी चेकआउट करो भैया। यही विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। क्या है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ? अगर मैंने इसको बताया λ1 T1 या λ T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके जगह पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट होगा मेरे लिए बी। ये हर ब्लैक बॉडी के लिए कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू दी वाली है 2.897 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या आएगा मैं बताऊंगा आपको। ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ कैसे है बात करते हैं अभी। देखो तो ये आपके बुक्स में कैसे दिया वाला है, आपके बुक्स में ऐसा दिया वाला है लैम्ब्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सही है। देखो अभी कांस्टेंट नहीं लिखा मैंने, बात समझ में आ रही है। तो मैंने इसको इधर ले लिया तो बी इज अ कांस्टेंट पकड़ा मैंने, और ये कांस्टेंट है विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसका क्या यूनिट क्या आएगा देखो, वेवलेंथ ये आप लोग गिनते हैं मीटर में, टी कौन है टेम्परेचर, टेम्परेचर गिनते केल्विन में, खत्म। बात समझ में आ रही है। हम इसको कैसे लिखते हैं, लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, ऐसे भी लिखा तो कोई टेंशन नहीं है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है मुझे पता है। चलो मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूं इसको इधर, तो लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, ये ही है हमारा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। लग रहा भी है ग्राफ देख के, देखो यही ग्राफ से विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब देखो नाम क्या, विंस, ये साइंटिस्ट का नेम है और डिस्प्लेसमेंट करना है, कर रहा हूं ना। देखो टेम्परेचर बढ़ाओ, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ और इधर शिफ्ट कराओ किधर लेफ्ट की तरफ, और करो। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा ग्राफ की जो पीक इंटेंस है, मतलब ये जो पीक है ये शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर, मतलब वेवलेंथ कम कर रहा हूं। ये वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब अलग है, इसका मतलब ये वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ऐसे बोलो आपके लैंग्वेज में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोलो, वो शिफ्ट हो रहा है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, कम 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 हो रही है, क्योंकि इधर वेवलेंथ बढ़ता है। यही लॉ है बच्चों विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। बी की वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, 2.897 10⁻³ मीटर के लिए, समझे। अब भैया इसी को हम लोग लैम्ब्डा मैक्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू बी। ये किस लिए काम है, यूज का है सर। ये यूज करते हैं भैया बड़े जो स्टार होते हैं बहुत दूर होते हैं, वहां का टेम्परेचर मेजर करने में विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हेल्प करता है। और डिस्प्लेस भी हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्यों नाम रखा गया पता है ना, टेम्परेचर बदलाओ चेंज करो, डिस्प्लेस 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 होते जा रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। ये यूज आता है स्टार, जैसे कि सन का टेम्परेचर गिनना है तो चलो यार फ्री है, लॉकडाउन है फिलहाल में, कुछ काम भी नहीं है हम लोगों को, जाएंगे टेम्परेचर गिनने के लिए, क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो वो जब लाइट आएगी तो स्पेक्ट्रम होगा, उसमें से हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ मेजर करेंगे हम लोग, समझे। हम लोगों को पता है भैया स्पेक्ट्रम, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव जो भी है पता है हम लोगों को, इसकी वेवलेंथ पता है। आप बोलेंगे सर हम लोग गिन सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल लैब होना, अब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा भैया, हम हमारे हाथों से नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसके लिए है सब कुछ, ओके। फिर ये कांस्टेंट है 2.897 10⁻³ तो टेम्परेचर ऑब्वियसली उस स्टार का टेम्परेचर जो भी होगा केल्विन में हम लोग निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन तो आता है हम लोगों को सबको, बात समझ में आ रही है। ये लॉस क्यों बनाया गया है, जैसे कि
सर सन के ऊपर जाके हम लोग थर्मामीटर रख दे, गिन रहे, सर जाएंगे? नहीं, कोई नहीं जाएगा, इसलिए मरना है जल्दी से को नहीं जा सकते वहां पे। मतलब इतने दूर हम लोग जाके कोई टेम्परेचर नहीं गिन सकते। या आपको पता है सन से भी हमारी जो मिल्क गैलेक्सी वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टार है, तो उसकी भी, उस स्टार की भी टेम्परेचर मेजर करने की व्यवस्था की गई है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से। कहां से? लैम्ब्डा पता होना चाहिए, बस ये तो पता है। और ये जो है बी इज अ कांस्टेंट टर्म है, और हर ब्लैक बॉडी के जितने स्टार है, जितने स्टार है ना, वो सब क्या है? ब्लैक बॉडी भैया। और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं इससे। मतलब कोई भी स्टार ब्लैक बॉडी होने के कारण हम लोग इसका टेम्परेचर इजीली मेजर कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, उसके हम लोगों के पास स्पेक्ट्रम मान लीजिए इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ निकालने के बाद हम लोग बी तो कांस्टेंट है, और बी ब्रह्मांड के लिए है भैया, ब्रह्मांड की हर चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी ब्लैक बॉडी अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है ना, -3 मीटर के लिए। मेरी बात समझ में आती होगी भैया? कोई टेंशन है? मतलब जिसको ये ग्राफ समझा, उसको विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? इसका नाम क्यों रखा गया है डिस्प्लेसमेंट, समझे ना, क्योंकि ये शिफ्ट होता है इसलिए। ओके, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से हो चुका है ये लॉ। और लॉ को भी मैंने कंप्लीट किया। स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, रेडिएशंस कैसे होते हैं, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम लोग अब देखने वाले स्टीफन्स लॉ। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। ये जो एरिया है ना, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, समझो पहला वाला ग्राफ है, तो पहले वाले ग्राफ में ये जो एरिया कवर किया, ये जो एरिया है, मैं इसको मिटा रहा हूं और अभी स्टीफन्स लॉ की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। ध्यान देना है, क्योंकि इसी से आप लोगों को स्टीफन्स लॉ क्या है, स्टीफन्स लॉ क्या है समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एरिया जो है, ये वाला आपके पास पॉइंट है, देखो एरिया जो कर्व होगा वो होगा Q/A/T, और ये होगा भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴। मतलब ये एरिया कर्व जो है, ये हम लोगों को Q/A/T का फार्मूला देना चाहता है। उसी से हम लोग, मतलब टोटल एनर्जी जो भी होगी इमिटेड जो हो रही है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴। मतलब भैया टेम्परेचर आपने अगर 2 से बढ़ा दिया या दुगना कर 2 से बढ़ा दिया, मतलब समझता ना, तो उसकी पावर 4 के हिसाब से हमारी ये वैल्यूज इंक्रीज होने वाली है। मतलब आपको पता है कि मैंने यहां पे पहली थी समझो 1, अब 2 से बढ़ा दिया, मैंने डबल कर दिया, तो Q/A/T ये जो वैल्यू है, ये कितने से बढ़ेगी? 16, बराबर है ना। 2 गुना 4 बार करना यार, 16 हो रहा है। तो ये देखो डायरेक्टली 16 14 हो गए, ठीक है ना, समझे ना। मतलब ये यही बच्चों जो करने जा रहे हैं हम लोग, यही है स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ, यही लॉ पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों आप लोग आगे के लॉ की तरफ पढ़ने वाले, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आपको निकालना है तो। स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन एंड भैया इस चैप्टर का भी, इस पे हम लोग बात करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या याद है ना, कि ये जो ग्राफ हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका जो एरिया है भैया, वो एरिया जो कर्व है, वो इसकी टोटल एनर्जी दिखाता है। क्या दिखाता है? टोटल एनर्जी। क्या है टोटल एनर्जी? जो ये कर्व है, ये टोटल Q/A/T, और मैंने बोला था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। वही बात करने वाले हैं हम लोग, इसको कहते हैं R। बताऊंगा, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, क्या मतलब है सर, समझा दो पहले। सबसे पहले इसका मतलब जो लिखा है हमने, 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लिखा है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट पर यूनिट या पर यूनिट टाइम। और मैंने दूसरा क्या ऑप्शन दिया था आपको, Q/A/T को कैसे लिख सकते हैं आप लोग? P/A, मतलब रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और मैंने 2 डबल किया तो क्या होता है 16 टाइम आपकी एनर्जी बढ़ती है, या 16 टाइम आपका जो यहां पे क्या होता है Q/80 की वैल्यू बढ़ती है, पहले बताया था आपने। तो इसको इक्वल टू लिखना है तो सिग्मा लिखा है, 6 नहीं वो सिग्मा, ठीक है ना, T⁴। सिग्मा क्या है वो कांस्टेंट है, और हर ब्लैक बॉडी के लिए कांस्टेंट भैया, सब यूनिवर्सल में ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाओ तो ये 5.67 इंटू 10⁻8 होता है ना, -8 जो वैल्यू दी वाली इसकी ये दी वाली। बची बात बच्चों यहां पे सबसे मेन कि इसका एसआई यूनिट में जानबूझकर नहीं लिखा, आपको निकालने के लिए मजबूर करूंगा। कैसे देखो, आर मतलब क्या है Q/80 इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। मुझे सिग्मा निकालना है भैया, तो सिग्मा यही रखूंगा, तो Q/A स्मॉल t इज द टाइम है, और ये टेम्परेचर है ⁴। क्या इसका एसआई यूनिट क्या मिल सकता है, तो एसआई यूनिट निकालना आना चाहिए। देखो Q का हम लोग जूल में, ये एनर्जी है, ठीक है, हीट। इसके बाद में एरिया होता है मीटर स्क्वायर में भैया, टाइम होता है सेकंड, और केल्विन होता है ये। आपके बुक्स में ज्यादा ज्यादा जूल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स T⁴ क्या होगा -4। तो ये जो लिखा है लिख रहा हूं मैं जूल मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये ऐसा लिखा होगा, बस दूसरा कुछ नहीं। क्या फर्क है समझे, एसआई यूनिट निकालना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, मतलब आपका टेम्परेचर, मतलब ये जो सब कुछ चीजें डिपेंड, पहले देखो सबसे पहले लॉ लिखना है, कैसे लिखोगे, एनर्जी इमिटेड है ना पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो इसको पढ़ना है, इस फार्मूले को, ये फार्मूले को जो लोग पढ़ेंगे, देखो ये फार्मूला भी पढ़ा तो चलता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, बस खत्म। देखो ये जो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और में लिखना है तो इन रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब आपका टेम्परेचर दुगना हो गया तो उसकी फोर्थ पावर के फॉर्म में ये चेंज होगी क्वांटिटी। कितना बढ़िया, मतलब टेम्परेचर बहुत मायने करता है। इसलिए भैया ये जो है अपना स्टेपल्स लॉ ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे, डिपेंड्स अपॉन किस पे है, टेम्परेचर पे है। मतलब भैया ये क्वांटिटी ना मटेरियल पे डिपेंड है, ना कलर पे डिपेंड है, ना नेचर पे डिपेंड है, किस पे, डू नॉट डिपेंड, ऐसा लिख सकते हैं, तो डू नॉट है ना, डिपेंड्स अपॉन क्या क्या, एक कहोगे आप लोग मटेरियल को, दूसरा नेचर ऑफ बॉडी को है या, है ना, और क्या बोल सकते हैं, कलर, हाँ कलर है बोल, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं, ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड है भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर। इसी से हम लोगों को समझ में आ रहा है, कोई शक है। चलो इसके हम लोग डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। देखो आप लोगों को दोबारा बोलता हूं जूल पर, हाँ और एक बात है, जूल पर सेकंड जब जब आता है तब हम लोग वैट के फॉर्म में भी लिखते हैं, इसके वैट पर मीटर स्क्वायर Kelvin/4 ये भी लिख सकता हूं मैं, दोनों सेम, ठीक है। देखो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स केल्विन, मुझे डायमेंशन है, जूल के डायमेंशन मैंने याद करके दिया भैया, m1 L2 T-2 डिवाइड बाय मीटर, मतलब ये 2 सेकंड टाइम, देखो ये सेकंड है, यस मेरे लिखने का तरीका वैसे है, तो टाइम, और केल्विन को K⁴, मेरे ख्याल से ये मर जाएगा, देखो m1 L0 लेंथ नहीं, इसमें मर गई ना, थी लेकिन मर गई, -3, क्यों, ये -2 है, ऊपर जाने के बाद -1 -2 -3, और ये केल्विन ऊपर जाने के कारण -4, ये इसके डायमेंशन। इसके ऊपर सवाल आ सकता है क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन, क्या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, या क्या हो सकता है, स्टेट द Stephen Boltzmann law gives unit and dimensions of constant terms। इस टर्म के कांस्टेंट जो स्टेपन कांस्टेंट है, इसके आप लोगों को यूनिट ये निकालना आना चाहिए, साथ में इसके डायमेंशंस आना चाहिए। इसके लिए आपके 2 मार्क का सवाल
आने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी रही तो, और ऑर्डिनरी। ऑर्डर मतलब जितना कम करेगी कम इमिशन होगा भैया। ऑब्जर्व कम करे, वो रिफ्लेक्शन भी करती कुछ, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ऑर्डिनरी बॉडी जैसे कि ये मार्कर है, ये पूरा की पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, या कोई दूसरी और चीज पकड़ सकते हैं आपको जो पकड़ना है, ठीक है, तो इमिशन भी कम होगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही एक ऐसी चीज है कि जो आ गया उसको पूरा ऑब्जर्व करना, और बाद में पूरा इमिशन गर्म करने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, वही तो पढ़ रहे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसका इमिशन भी होता है। तो हम लोग ऐसे चीजों को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ी बात करते हुए आप भी, एक क्या हमने क्या लिखा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, सिग्मा T⁴, मतलब आर मतलब क्या है, Q/80 से इमिसिव पावर, जैसे क्या है, रेडिएट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट पर मिनट या पर मिनट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसके लिए ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, समझे, कोई टेंशन है। अगर वही चीज ऑर्डिनरी बॉडी, वो क्या होती है, देखो Q/80 लिख सकते हो इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴। ये क्या है सर, इमिसिविटी। क्या है, इमिसिविटी। अब ये इसका इमिसिविटी क्या होता है पता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का 1, इसलिए 1 नहीं है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी E है हमारे फार्मूले में। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कितनी कम इमिशंस करेंगे, क्योंकि इसका जो E होता है ना, हमने देखा होगा, याद होगा, 0 से बड़ा या इक्वल टू E, याद है ना, बोल गए, इमिसिव कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन पढ़ा था हमने, और E इज यहां पे ये देखो 0 से इमिसिव पावर कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी का बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली बड़ा ही होता है, छोटा क्यों ना हो लेकिन बड़ा होता है, और 1 से E छोटा होता है। मतलब ये 100% ये इमिशंस कर रही है, तो कंसीडर करते अगर इसका इमिसिव 0.7 तो ये 70% ओनली इमिशन कर रही है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी 100% इमिशन हो रहा है, यहाँ पे 70 हो रहा है, क्यों, क्योंकि भैया ये ऑर्डिनरी बॉडी है। बात समझ में आ रही है। आपके बुक्स में इसी को R इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴ लिखा है। ये क्या मतलब यार, ये इसी को R बोलते हैं, क्यों टेंशन लेते हो, छोटी छोटी चीजों का टेंशन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें को टेंशन नहीं लेते भैया, समझे। ओके, फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं। चलो हम लोग अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बातें करेंगे, किसके लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करेंगे। देखो ये पूरी चीजें आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, ठीक है, इसको हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा है किसका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ठीक है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर उसको T0 माना है, ये किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का, ये सराउंडिंग जो टेम्परेचर है जो हमारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व करेगी। मतलब देखो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस अभी, एनर्जी रेडिएट कौन कर रहा है, देखो एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, देखो पर यूनिट इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। कोई शक है भैया, अरे यही तो फार्मूला लिख रहा हूं ना मैं, बाकी क्या है मुझे बता, इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। ये एनर्जी रेडिएट कर रही है ब्लैक बॉडी, एनर्जी रेडिएट कर रही है, साथ में क्या करेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी ऑब्जर्व कर रही ना, अरे दोनों भी काम हो रहे हैं ना भैया। ये कौन है, लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं ऑर्डिनरी की बात कर रहा नहीं है, कंफ्यूज मत होना, अभी फिलहाल में हम लोग इसके परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, रेडिएशन भी चल रही है, साथ में
साथ में ऑब्जर्व भी हो रहे ना, दोनों काम साथ में हो रहे, मतलब ऑब्जर्व भी और बाहर भी, ऑब्जर्व भी करना है और बाहर इमिट भी करना है। तब हम लोग क्या बोलेंगे अभी, एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। अभी क्या करेंगे, एनर्जी ऑब्जर्व फ्रॉम सराउंडिंग, है ना, एनर्जी ऑब्जर्व बाय सराउंडिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सिग्मा टी रेस टू 4, लेकिन अब टी नॉट है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्व करने वाला टेम्परेचर, ये बाहर जो डायरेक्ट है वो अच्छी बात है। मुझे लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो रही है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी का पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं अभी, कि यहां पे नेट लॉस, नेट लॉस कितना हुआ, बात समझ में आ रही है। अभी फिलहाल में एक बात ध्यान में रखना है, जो बुक्स में आपको बताना नहीं चाहती है, T इज ग्रेटर देन T नॉट, मुझे पता नहीं लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन सराउंडिंग से ये जो रेडिएट जो हो रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ध्यान रखना है, सराउंडिंग से ज्यादा है, सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर है। चलो, तो नेट लॉस मुझे बताओ किस में से क्या माइनस करोगे, ग्रेटर में से स्मॉलर, तो ग्रेटर नंबर 4 में सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस सिग्मा टी नॉट, तो सिग्मा यहां रखते हूं, टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4, ये है भैया नेट लॉस। मतलब ये कह रहा है कि चलो मैंने आज 500 रुपए रेडिएट किया है, मतलब खर्च किए हैं, लेकिन साथ में मैंने 200 रुपए कमा लिए, ऑब्जर्व कर लिए एनर्जी। अरे 500 रुपए मैंने खर्चा मिशन किया, लेकिन साथ में मैंने 200 तो कमा भी लिए ना, तो इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, वही तो कर रहा है, देखो दिस, ठीक है, माइनस दिस, सिंपल सी बात है। नेट लॉस कितना हुआ, तो इतना होगा, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। सेम टू सेम, देखो सेम चीज है ऑर्डिनरी बॉडी, क्या है अभी ये परफेक्टली थी, ये है ऑर्डिनरी बॉडी। चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम वही कहानी है अभी, डैश, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा टी रेस टू 4, ठीक है ना, सिग्मा, लेकिन यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ई, ई क्या है, इमिसिबल, क्योंकि भैया यहां पे भी ई टर्म था, लेकिन इसका ई 1 है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1, ऑब्जर्वेशन 1 है, और हमने क्रीचर्स लॉ पकड़ा है, यहां पे ए इज इक्वल टू ई। अरे भैया मैंने बोला था कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो इसके लिए ये फार्मूला याद है क्या आपको, क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1, डिफाइन रेडिएशन डिफाइन पढ़नी। तो मैंने बोला यहां पे रिफ्लेक्शन भी नहीं होता और ट्रांसमिशन नहीं होता, ए इज इक्वल टू 1, और क्रीचर्स लॉ पढ़ा ए इज इक्वल टू ई, तो इसका इमिशन भी उतना ही होगा, जितना ऑब्जर्वेशन उतना ही इमिशन। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, ये इसके लिए ये सेम ओनली ये ऑर्डिनरी बॉडी, बस एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4, लेकिन ई क्यों लिखा, इसके कितने गुना वो है ये बात बता दी, गुना कितने गुना, मतलब उसका 0.6 0.2 0.3 ये इमिशंस होता है। चलो इसके लिए कैसे लिखोगे, सेम टू सेम, देखो वर्ड वही है, इसके लिए लिखेंगे हम लोग ई सिग्मा टी रेस टू 0। अब नेट लॉस कैसे निकालोगे, जैसे ये निकाला हुआ नेट लॉस, चलो क्या करने वाले हैं, ई सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस ई सिग्मा टी, तो चलो यहां पे ई सिग्मा, यहां पे टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट, ये नेट लॉस मुझे यहां पे मिल रहा है, ठीक है, ये नेट लॉस मिल रहा है। ये किसके लिए, ऑर्डिनरी बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। ये यहां पे कौन सी टर्म एब्सेंट है, ई, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि ई की वैल्यू यहां पे 1 होती है, यहां पे ई की वैल्यू 0.6 है, किसी की 0.3 है, कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके, ऑर्डिनरी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। कोई शक है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये कब कंडीशन लागू है, ये सभी चीज भैया जब T इज ग्रेटर देन T नॉट, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो भी हमारा वो लो है। अगर भैया कभी कभी T नॉट अगर ग्रेटर हो T से, मतलब सर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो हमारे
बॉडी से, जो भी हमने ऑर्डिनरी बॉडी ली हो, तो यही फार्मूले को हम लोगों को नेट लॉस लिखते समय गलती मत करना, इस चीज को T0/4 T/4 ये फार्मूला भैया कब, अगर आपका T0 ग्रेटर है T से, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे ऑर्डिनरी बॉडी टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो तो ये फार्मूला लगाना है। कुछ नहीं किया यार, जो ग्रेटर है उसमें से छोटा माइनस करो, खत्म किस्सा, कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसी थी भैया इस स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन की कहानी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल का स्पेशल सेशन लेने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन होने वाले, वो मैं लाही लेने वाला हूं। पहले सिलेबस खत्म करूंगा और लाइव सेशन में हम लोग एमसीक्यू सभी चीजें आपको एक एक मिलने वाली। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना। इस चैप्टर को मैं आज वाइंड अप कर रहा हूं, और शेयर भी करना है, लाइक करना है, और नए तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू, बेस्ट फॉर योर स्टडी।